हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की सभ्यताएं बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं बहुत है, लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके सिलेबस में कितनी है? दो, कालीबंगा और आहड़। तो पहला हेडिंग लगा लो आप, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है, सभ्यता का जिला कालीबंगा कहाँ पर विकसित हुई है? हनुमानगढ़। जिला पूछे तो कौन सा है? हनुमानगढ़। शब्द कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। इस सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो सभ्यता है, सभ्यता का विकास हुआ था नदी। उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। प्राचीन नदी। प्राचीन काल में जिस नदी के किनारे पर विकसित हुई उसका नाम है सरस्वती नदी। पूछे साहब, वर्तमान नदी का नाम है घग्गर नदी। इसे कहते हैं नाली, इसे कहते हैं मृत नदी, इसी को कहते हैं सोतर नदी। इसे कहते हैं नदी तमा। नदियों में श्रेष्ठ तो नाम पड़ा नदी तमा। इसे कहते हैं हकरा कहते हैं पाकिस्तान। इसे कहते हैं चौतांग नदी। चौतांग नदी। तो वापस लिखना यहाँ पर, कालीबंगा। पूछे जिला कौन सा? हनुमानगढ़। शब्द सिंधी भाषा का, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। प्राचीन नदी कौन सी? सरस्वती नदी है। वर्तमान नदी अगर आपके पूछ लिया जाए तो वर्तमान जो नदी है उसका घग्गर नाम है। घग्गर को अपन नाली कहते हैं, घग्गर कोई मृत कहते हैं, घग्गर कोई सोतर कहते हैं, घग्गर कोई नदी तमा कहा जाता है। पाकिस्तान में घग्गर को हकरा कहा जाता है। इसी घग्गर को अपन कहते हैं चौतांग। इसी घग्गर को अपन क्या कहते हैं? चौतांग। लिखा। जानकारी दी। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में अपन को सबसे पहले जानकारी देने वाला विद्वान था, इटली का, नाम था डॉक्टर LP टेसीटोरी। विद्वान का नाम था डॉक्टर LP टेसीटोरी। इन्होंने सबसे पहले अपन को कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया। इस सभ्यता की खोज हुई है 1953 इस सभ्यता की खोज हुई 1952 करने वाला है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। सभ्यता जो है, इस सभ्यता का हुआ उत्खनन यानी खुदाई। उत्खनन यानी खुदाई 1961 में शुरू, 1969 में समाप्त। BK थापर
बी लाल ब्रजवासी लाल, MD खरे जगपति जोशी, MD खरे जगपति जोशी। सभ्यता का है उपनाम, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, या इसे कहते हैं दीनहीन की बस्ती, दीनहीन की बस्ती, गरीबों की बस्ती। कालीबंगा जानकार इटली के विद्वान डॉक्टर LP टेसिटोरी ने दी, खोज 1952, अमलानंद घोष ने किया, उत्खनन 1961 से 69, BK थापर, BB लाल, MD खरे जगपति जोशी। उपनाम नगरी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, दीनहीन की बस्ती है, मतलब गरीबों की बस्ती। नेक्स्ट, काल या युग। इतिहास के 3 काल हैं, उनमें से जो कालीबंगा सभ्यता है इसे इतिहास के सेकंड काल में रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। कांस्य धातु का ज्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्य युग, इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्य युग। समय, समय वाली लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना। समय जो है कार्बन विधि, कार्बन विधि, इस कार्बन विधि को बोलते हैं C14, C14। कार्बन विधि के अनुसार, कार्बन विधि के अनुसार 2300 BC से 1750 BC तक, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कालीबंगा जो सभ्यता है नगरीय सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है नगरीय सभ्यता है। नगरों में राज चलेगा लुगाई का, तो यहाँ पर है मात्र सत्तात्मक परिवार, परिवार की मुखिया होती थी माता, परिवार की मुखिया होती थी माता। यहाँ पर है एकल परिवार प्रणाली, एकल परिवार प्रणाली मतलब माता पिता और उनकी कुंवारी संतान, तो परिवार कहलाएगा एकल। यहाँ के जो लोग थे शांति प्रिय लोग थे, इन्हें ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था। यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे और इन्हें ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था। काल सेकंड, आद्य ऐतिहासिक काल कांस्य युग। समय कार्बन विधि यानी C14 के अनुसार 2300 BC से 1750 BC का मतलब होता बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। नगरीय सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार, एकल परिवार प्रणाली, शांति प्रिय लोग। फिर लिखना साक्षी, C14, C का मतलब कार्बन, कार्बन की कौन सी विधि, चौधरी, कौन सी विधि है, चौधरी। फिर लिखना साक्षी, या लिखना प्रमाण, या लिखना विशेष, इसकी क्या विशेषता है। खेती, पशुपालन अर्थात मिश्रित कृषि से परिचित, मिश्रित कृषि से परिचित। संयुक्त
फसल से परिचित। संयुक्त फसल कहते हैं एक साथ अधिक फसल का बोना, अधिक फसल बोना, उसे क्या कहते हैं अपन ना, संयुक्त फसल। वैसे आप यूं याद रख लेना फिर, संयुक्त फसल किसे कहते हैं, एक साथ ज्यादा फसलों का बोना। जैसे अपन गेहूं के साथ में जौ, या मूंग के साथ में मोट, या तिल के साथ में मूंग मोट, या बाजरा तिल, ऐसे एक से ज्यादा फसलों का बोना, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त फसल। इन्होंने संयुक्त फसल में क्या बोया था, गेहूं। क्या बोया था, गेहूं। गेहूं के साथ में जौ, वह चना के साथ में सरसों, चना के साथ में सरसों। इन चारों फसलों से भी ये क्या थे, परिचित थे। इन चारों फसलों से भी क्या थे, परिचित। देखो पहले तो चारों हैं संयुक्त फसलें, गेहूं के साथ में जौ और चना के साथ में सरसों। फिर ये इन चारों फसलों से ही आपके क्या, परिचित। तांबे की बेल की मूर्ति, बेल की मूर्ति कहां से मिली थी, यहीं से। बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने मिले। प्राचीन काल में खिलौने मेले से मिलते थे, तो यहाँ से मेलों के भी प्रमाण मिले। बच्चों के खिलौने मिले, मेले से खिलौने मिलते थे पहले, तो मेलों के भी यहाँ से प्रमाण मिले। लकड़ी का खाट, खाट का मतलब मांचा, लकड़ी का खाट, चारपाई कह सकते हो, मांचा कह सकते हो, कुछ भी। तांबे की बैल की मूर्ति, बच्चों के खिलौने, अर्थात मेलों के प्रमाण भी मिले। लकड़ी का क्या मिला, खाट। लकड़ी का क्या मिला, खाट। कांस्य का दर्पण, कांस्य का दर्पण। तंदूर का चूल्हा, तंदूर का चूल्हा। उस्तरा, दाढ़ी बनाने के क्या काम आता है, उस्तरा। कुमार देवी की मुद्रा, कुमार देवी की मुद्रा। एक सिक्का मिला, सिक्के की एक तरफ महिला का चित्र बनाए, तो नाम क्या पड़ा, कुमार देवी की मुद्रा। बाघ की मुद्रा, ये एक है क्या, पशु। सिक्के की एक तरफ बाघ का है क्या, चित्र। बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहर, ये बेलनाकार मुहर है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ पर है, ईरान। ईरान का जो प्रोडक्ट है, मोहर है, वो अपन को यहाँ से मिला। मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध किससे, कालीबंगा से। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, उसके व्यापारिक जो संबंध थे वो किस देश के साथ थे, वो कालीबंगा के साथ थे। कांस्य का दर्पण, तंदूर का चूल्हा, उस्तरा, कुमार देवी की मुद्रा महिला, बाघ की मुद्रा, बेलनाकार मुहर, ये मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध जो था कालीबंगा के साथ था। बैल, हिरण, बाघ, ऊंट आदि से परिचित। इन सब से आपके क्या थे, परिचित। घोड़े से, इस लाइन को इंपॉर्टेंट करना, घोड़े से
अपरिचित, घोड़े से अपरिचित। सात हवन कुंड, सात हवन कुंड जिसे कहते हैं यज्ञ वेदी, या जिसे अपन कहते हैं अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका। तो यहाँ से 7 हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं मिली। बलि की जानकारी, बलि की जानकारी मिली। और यहाँ के जो लोग थे हिरण की क्या देते थे, बलि, हिरण की आपके क्या देते थे, बलि। तो यहाँ से 7 हवन कुंड मिला, हिरण की बलि के क्या मिले, प्रमाण मिले। शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा को इंपॉर्टेंट करना। 6 वर्ष के बालक की, 6 वर्ष के बालक की मृत खोपड़ी, मृत खोपड़ी मिली। 6 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चे की मृत क्या मिली है, खोपड़ी मिली। बैल, हिरण, बांद, ऊंट आदि से परिचित, घोड़े से अपरिचित। 7 हवन कुंड, यज्ञ वेदी, अग्नि वेदिका, बलि की जानकारी मिली, यानी हिरण की बलि देते। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। 6 वर्ष के बालक की मृत खोपड़ी मिली, 6 वर्ष के बालक की मृत खोपड़ी मिली। नगर 2 भागों में, नगर 2 भागों में बंटा। यहाँ पर जो नगर था वो कितने भागों में बंटा हुआ था, 2 भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ जो नगर था वो नगर था ऊंचा, एक तरफ जो नगर था वो नगर था नीचे। ये जो था इसका नाम था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, जिसे ये कहते थे दुर्ग। ये जो था इसका नाम था पूर्वी टीला, और इसे कहते नगर का निचला शहर, नगर का निचला शहर, अर्थात नगर में नीचे बसा हुआ शहर। नगर 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में, एक ऊंचा एक नीचा। पश्चिमी टीला दुर्ग, पूर्वी टीला नगर का निचला शहर कहलाएगा। भवन का निर्माण, भवन का निर्माण कच्ची ईंटों में, कच्ची ईंटों में। इस कारण ही कालीबंगा को अपन क्या कहते हैं, दीनहीन की बस्ती। कच्ची ईंटों के घर कौन बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, दीनहीन की बस्ती कहते हैं। यहाँ पर जो ईंटें मिली थी, ईंटों का अनुपात था 4:2:1, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, लंबाई 4 ऊंचाई 2 और एक आपके मोटी। भवन में अपन को दरार के अवशेष मिले, अर्थात भूकंप की जानकारी मिली, भूकंप की क्या मिली, जानकारी मिली। भवन जो है इसके दरवाजे व खिड़कियां, दरवाजे व खिड़कियां पीछे गलियों में खोले, कहाँ पर खोले, पीछे गलियों में खोले। किसके, भवन के दरवाजे व खिड़कियां पीछे गलियों में खोले। सड़कें यहाँ पर थी समकोण, कैसी थी, समकोण, 90 डिग्री का कोण बनाती, इसी का नाम था जाल पद्धति। जाल पद्धति। चेस बोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति। शतरंज
शतरंज नुमा सड़कें। शतरंज नुमा सड़कें। जो सड़क थी मुख्य सड़क, मुख्य सड़क को ये बोलते थे राजपथ। आज अपन जिसे बोलते हैं ना नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी प्रकार जो मुख्य सड़क थी उसको ये क्या बोलते थे, राजपथ। भवन निर्माण कच्ची ईंटें, इसलिए दीनहीन की बस्ती। ईंट का अनुपात 4:2:1 था। दरार, भवनों में दरार अर्थात भूकंप की क्या मिली, जानकारी मिली। दरवाजे खिड़कियां कहाँ खोलते, पीछे गलियों में। सड़क समकोण थी या जाले जैसी थी या चेस बोर्ड गेम जैसी थी या शतरंज नुमा थी। मुख्य सड़क को आज जिसे अपन कहते हैं NH, उसको इन्होंने नाम क्या दिया, राजपथ। क्या नाम दिया, राजपथ। अंतिम संस्कार, मरने के बाद व्यक्ति का क्या करेंगे, अंतिम संस्कार। ये मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते थे 3 प्रकार से। मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो करेंगे कलश शवदान, ये करेंगे सर्वाधिक। कलश शवदान करेंगे सर्वाधिक। एक करेंगे आंशिक शवदान, शवदान, ये करते थे सबसे कम। फिर एक करते थे पूर्ण शवदान, एक क्या करते थे, पूर्ण शवदान। अतः यह पुनः जन्म में विश्वास करते थे। तो ये आपके पुनर्जन्म में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। अब देखना यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है ये कितने प्रकार से करें, 3 प्रकार से। अंतिम संस्कार जो है ये आपके कितने प्रकार से करें, 3। पहला कौन सा है, कलश, सबसे ज्यादा। दूसरा कौन सा है, आंशिक, सबसे कम। और तीसरा कौन सा है, पूर्ण शवदान, अर्थात पुनर्जन्म में क्या करते, विश्वास। कलश जानते हो, मरने के बाद मृतक को जलाते, तीसरे दिन हड्डियों को इकट्ठा करते, शमशान भूमि में जाकर, जिसे अपन कहते हैं फूल चूना, क्या कहते हैं, फिर उन फूलों को अपन बहा देते हैं हरिद्वार। कहाँ बहा देते हैं, अपनी पवित्र नदी कौन सी, गंगा, वहां पर बहा देते हैं। उसी प्रकार ये जो लोग थे क्या करते, कलश शवदान। आज भी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा शवदान, कलश शवदान। फिर दूसरे नंबर का था वो कौन सा था, आंशिक। मरने के बाद व्यक्ति की लाश को जंगल में खुला छोड़ेंगे, पशु पक्षी उसके मांस का सेवन करेंगे, पीछे क्या बचेगी, हड्डियों को इकट्ठा करके जला देंगे। तो कौन सा, आधा जलाया और आधा पशु पक्षियों को खिलाया। आधे मतलब 2 टुकड़े नहीं किए, मांस जानवर खाए और हड्डियों को जलाया। पूर्ण शवदान, मृतक व्यक्ति का धरती पर अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, उसकी जो राख है वो तक नहीं रहनी चाहिए, समझ रहे ना, उसको चारों तरफ धरती पर बखेरते। अर्थात मरे हुए व्यक्ति की कोई वस्तु पीछे छूट गई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और भटकती हुई आत्मा को क्या कहते हैं, भूत, और भूत का कभी वापस जन्म नहीं होता। तो ये कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा। नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाना, आहड़ सभ्यता। अब देखो, आहड़ सभ्यता, जिला कौन सा, झीलों की नगरी उदयपुर। सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे। इस सभ्यता का विकास भी
एक नदी के किनारे पर हुआ था। उस नदी का नाम था आयड़ नदी। उस नदी का नाम है आयड़ नदी। सेवाश्रम की तरफ जाओगे वहाँ पर आपको आयड़ नदी मिलेगी। ये नदी गिर जाती है आपके उदय सागर झील में। उदय सागर झील में, झील से बाहर निकली तो नाम पड़ा बैड़च नदी। और ये बैड़च जो है जाकर मिली किसमें? बनास नदी। मुख्य नदी कौन सी? बनास। बनास की सहायक नदी कौन सी? बैड़च। इसलिए इसे अपन कहते हैं बनास संस्कृति। किस नाम से जानते हैं? बनास संस्कृति। और ये बात कहने वाला इतिहासकार था जिसका नाम था H.D. सांखलिया। H.D. सांखलिया। H.D. सांखलिया ने आड़ सभ्यता को क्या कहा था? बनास संस्कृति नाम दिया। फिर सभ्यता के लिख लो उपनाम। सभ्यता के क्या लिख लो? उपनाम। इस सभ्यता को कहा जाता आघाटपुर। इस सभ्यता को कहा जाता धूलकोट, जिसका अर्थ होता मिट्टी का टीला। इसे कहते हैं अपन ताम्र नगरी सभ्यता। ताम्र नगरी सभ्यता। इसे कहते हैं मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। आघाटपुर, धूलकोट, मर्तकों का टीला। कोठे की सभ्यता। कोठे वे घोरे की सभ्यता। मृद भांडों की सभ्यता। मृद भांडों की सभ्यता। तो ये सारे उपनाम है। इसे आघाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, कोठे व गोरे की सभ्यता कहते हैं, मृद भांडों की क्या कहते हैं? सभ्यता। लिखा? फिर सभ्यता की क्या हुई? खोज। फिर सभ्यता का क्या हुआ? उत्खनन। फिर सभ्यता का क्या हुआ? वृहत उत्खनन। सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1953। करने वाला था अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन हुआ था 1956। करने वाले थे R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल। सभ्यता का व्रत का मतलब बड़े स्तर पर उत्खनन हुआ था 1961। करने वाला था V.N. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और एक बंदा था जिसका नाम था H.D. सांखलिया। हंसमुख धीरजलाल सांखलिया ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने आर्य सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्खनन किया था। आर्य जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है, गांवों की सभ्यता है। गांव में राज चलेगा बापू का, तो यहाँ पर परिवार है पितृसत्तात्मक परिवार। यहाँ पर जो परिवार है वो कौन सा? पितृसत्तात्मक परिवार। जहाँ पर बापू का राज चलेगा परिवार कभी टूटेगा नहीं। यहाँ पर है संयुक्त परिवार प्रणाली। यहाँ पर क्या? आपके संयुक्त परिवार प्रणाली। तो देखना यहाँ पर खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन 1956 R.C.
अग्रवाल। वृत्त उत्खनन 1961 RC अग्रवाल, VN मिश्र, HD सांखलिया। ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक परिवार है, संयुक्त परिवार प्रणाली है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। फिर लिखो प्रमाण, साक्ष्य या विशेष, क्या इसकी आपके विशेषता है, या यहां से अपन को क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। खेती प्लस पशुपालन, मिश्रित कृषि, और ये मिश्रित कृषि से क्या थे, परिचित। जो बंदा खेती करेगा, परमानेंट है, वो बंदा क्या करेगा, साथ में पशुपालन ना करेगा। तो ये मिश्रित कृषि से क्या थे, परिचित थे। फसल, ये चावल व कपास की फसलों से परिचित थे। भवन निर्माण, भवन निर्माण, इन्होंने भवनों का निर्माण पत्थरों व ईंटों से किया। भवनों का निर्माण पत्थरों व ईंटों से किया। भवन की छत, छत को इन्होंने बनाया था लकड़ी से। भवन की जो है छत, छत को इन्होंने बनाया था लकड़ी से। किससे बनाया था, लकड़ी से। ये सूती कपड़े पर छपाई करते, सूती कपड़े पर छपाई का कार्य, सूती कपड़े पर छपाई का कार्य। इस छपाई के कार्य को कहते हैं अपन दाबू प्रिंट। छपाई के कार्य क्या कहते हैं, दाबू प्रिंट। क्या कहीं कहीं पर इसे कहा जाता है टप्पा प्रिंट, कहीं कहीं पर इसे क्या कहा जाता है, टप्पा प्रिंट। यहाँ के निवासियों का प्रिय व पालतू जानवर, प्रिय व पालतू जानवर कुत्ता था। तो आर्य सभ्यता के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का प्रिय और पालतू जानवर जो है उसका नाम क्या है, कुत्ता। तो देखना, खेती और पशुपालन करते, जो खेती करेगा परमानेंट किसका पालन करेगा, पशु का पालन करेगा, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। कालीबंगा सभ्यता के लोग भी मिश्रित कृषि से क्या थे, परिचित थे। आड़ वाले भी परिचित थे। फसलें दो थी, कपास और चावल की थी। भवन पत्थरों और ईंटों से बनाते थे, लेकिन छत जो है वो किसकी है, लकड़ी की। किसकी छत है, लकड़ी की। सूती कपड़े पर छपाई का कार्य करते, दबा दबा कर छपाई करते। तो नाम क्या पड़ा, दाबू प्रिंट, टप्पा प्रिंट। यहाँ के लोगों का प्रिय और पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता। आज के निवासियों का भी प्रिय और पालतू जानवर कौन सा है, कुत्ता। आड़ के निवासियों का भी प्रिय और पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता। यहां से अपन को पूजा की थाली, थाली में त्रिशूल, त्रिशूल के साथ में चावल के प्रमाण मिले, अर्थात अपन को मंदिर के क्या मिले, प्रमाण मिले। ऐसी सज धजकर जो थाली है वो काम पर जाएगी, मंदिर में जाएगी। तो पूजा की थाली, थाली में त्रिशूल है और थाली की एक तरफ क्या है, चावल है। ऐसी सज धजकर थाली कहाँ जाएगी, मंदिर में जाएगी। कालीबंगा आर्य सभ्यता के एक घर से अपन को 3 छुल्ले मिले और एक घर से 6 छुल्ले मिले। 2 घर है, 2 घरों में से एक घर में से अपन को क्या मिले, 3 छुल्ले मिले, और एक घर में कितने छुल्ले मिले, 6 छुल्ले मिले हैं। जो ये प्रमाण करता है यहाँ पर परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था। कैसा परिवार था, संयुक्त परिवार था। अगर संयुक्त परिवार नहीं था तो सभी साथ में बैठकर भोजन करते, सभी साथ में बैठकर भोजन करते थे, भोजन करते थे।
तो आपको ध्यान रखना भाई, एक घर में 3 चूल्हे, एक घर में 6 चूल्हे, जो 2 बातों को इंगित करता है। या तो यहाँ पर परिवार कैसा था, संयुक्त था, या यहाँ के लोग साथ में बैठकर क्या करते थे, भोजन, या यहाँ के लोग साथ में बैठकर क्या करते थे, भोजन करते थे। लिखा। यहां से राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मृद भांड मिले। इसीलिए तो अपन आड़ को क्या नाम दिया, मृद भांडों की संस्कृति। क्या नाम दिया, मृद भांडों की संस्कृति। यहां से अनाज सुरक्षित रखने के मिट्टी के पात्र मिले और इन पात्रों को अनाज के कोठे घोरे ओबरी कहते हैं। इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अनाज के कोठे, अनाज के घोरे अपन को कहाँ से मिले, आहड़ से। पत्थर की बनी अनाज पीसने की चक्की मिली। पत्थर की बनी अनाज पीसने की चक्की मिली। यहाँ के निवासी मिट्टी के बने मनकों के आभूषण पहनते थे। मनकों के आभूषण पहनते थे। तो ध्यान रखना, मिट्टी के आभूषण जो होते हैं उन्हें अपन कहते हैं मनके। उन्हें अपन क्या कहते हैं, मनके कहते हैं। तो यहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें मृदभांड कहा जाता है। यहाँ से अनाज सुरक्षित रखने की मिट्टी के पात्र मिले और इन पात्रों को अनाज के कोठे, घोरे, ओबरी कहते हैं। अंडरलाइन करना। पत्थर की बनी अनाज पीसने की चक्की मिली। ध्यान रखना, आटा पीसने की चक्की नहीं मिली। क्या पीसने की चक्की मिली है, अनाज पीसने की चक्की। यहाँ के निवासी मिट्टी के बने आभूषण पहनते, और मिट्टी के जो आभूषण होते हैं, इन मिट्टी के आभूषणों को अपन क्या कहते हैं, मन के कहते हैं। और ज्यादा आभूषण हो गए तो नाम क्या पड़ गया, मन को। मिट्टी की बेल की मूर्ति मिली। मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया। बनासियन बुल नाम दिया गया। यहाँ के निवासी मृतक व्यक्ति को, यहाँ के निवासी मृतक व्यक्ति को उसके आभूषणों व कपड़ों सहित दफनाते थे। उसके आभूषणों व कपड़ों सहित दफनाते थे। दफनाते भी थे,
जलाते भी थे, कपड़े और आभूषणों सहित, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये थी अपने आहाड़ सभ्यता, इसी के साथ आड़ सभ्यता भी क्या हुई, पूरी, और अपना सभ्यता वाला जो टॉपिक है ये भी क्या हुआ, पूरा। बाकी पढ़ेंगे पर नेक्स्ट अगली क्लास में।